पढ़ा है या नहीं पढ़ा? इन क्वेश्चन से डाउट नहीं है तो पूरी बायोलॉजी में फिर कहाँ से डाउट आएगा? ये तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शन जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था एंजाइम्स को। ठीक है, ये एक एडिशनल स्लाइड है जहाँ पे तुम्हें कुछ एग्जांपल है, जो एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। मैंने भी जो क्वेश्चन दिए थे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ, उसको थोड़ा सा नीचे करो, रुक जाओ। ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद चलो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। कल मैंने क्वेरी की थी और बोला भी था पूछ के आना, इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा या गेन, मतलब गेन होगा या लॉस होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किस केस में ऑक्सीडेशन होगा, किस केस में रिडक्शन होगा? कितनों को ध्यान था कि ऐसा मैम कुछ पूछी और बोली भी है कि पूछ के आना? एक तो होगा ही, कुछ आधे आधे डिसाइड कर। गेन में ऑक्सीडेशन जस्टिफाई करो जरा, कोई एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। या तुम जब बोल रहे हो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो इस केस में कैसे बोल, क्या चल रहा है इसके पीछे, फंडामेंटल क्या है? ईशा, रोहिणी, तुम लोग भी रिप्लाई कर सकते हो। बताओ बेटा, फंडामेंटल है, थोड़ा सोचो, बताओ। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, समझ में आता है? क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? किसमें है, कहाँ पे है? एलिमेंट में है, एटम में है, कहाँ पे? कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिट में होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब जब कोई रिएक्शन होता है, कहीं पे किसी को इलेक्ट्रॉन देना होता है या लेना होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट ऑर्बिट। वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐड हो रहा है, और वो फाइनली स्टेबिलिटी में आता है। अब प्रोटॉन का है इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन का है न्यूक्लियस में है। सारा जो है वो बैलेंसिंग ऑफ चार्ज है। प्रोटॉन जितना पॉजिटिव प्रोटॉन होता है उतना उतना निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंसिंग के लिए। अब एच एच है जो आयन है आपका, दैट इज प्रोटॉन। ठीक है, अब रिलेट करो। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का देना रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, हाइड्रोजन का देना ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बचा इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देना इज ऑक्सीडेशन।
इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिडक्शन से रिलेट करो उसको। ये सब बेसिक से बेटा, इसको समझते हुए चलो तो तुम लोग को केमिस्ट्री समझ में आएगी। केमिस्ट्री के रिएक्शंस क्लियर रहने चाहिए। नाउ अपने पे बैक आ जाते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन को शो करते हैं। ये एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज है। ये जहां पे भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे वहां पे आपका एक एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। ट्रांसफरेज बताया मैंने, जहां ट्रांसफर ऑफ अनदर ग्रुप एक्सेप्ट देन कार्बन, एक्सेप्ट देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके अलावा किसी और ग्रुप को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो ऐसे एंजाइम क्या हो जाते हैं, ट्रांसफरेज। एग्जांपल है ट्रांस अमीनेज एंड काइनेज। काइनेटिक एक्टिविटी जो करते हैं वो होता है काइनेज, जैसे हेक्सोकाइनेज तुम्हारा एक आया था। ट्रांस अमीनेज मतलब अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। एग्जांपल में नोट डाउन कर लेना, ट्रांस अमीनेज। फिर हाइड्रोलाइसिस, लाइसोसोम की कल पूरी कहानी हो गई थी इसके पीछे। ठीक है, उसमें तुम्हारे लाइपेज, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेंगे वो एमाइलेज, जो लिपिड पे एक्ट करेंगे वो लाइपेज, जो अमाइनो एसिड पे प्रोटीन पे एक्ट करेंगे वो हो गया पेप्टाइडेज, जो एस्टर बॉन्डिंग पे एक्ट करेंगे वो हो जाएंगे एस्टरेज। एंड अलोंग विथ एक कॉमन टर्म दिया जाता है, ये एमाइलम पे एक्ट करता है। ये कार्बोहाइड्रेट पूरी एक कैटेगरी होगी कि कार्बोहाइड्रेट। क्या बेटा? हाँ, ये बॉन्ड पे हो गया एस्टर बॉन्ड, लिपिड में एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट। फिर प्रोटीएज, तो कलेक्टिवली जो प्रोटीन पे एक्ट कर रहे हैं उनको बोल दिया गया प्रोटीएज। ठीक है। फॉस्फेटेज जो डाइफॉस्फेट बॉन्ड पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ बॉन्डिंग देखो हमने क्या क्या बॉन्डिंग पढ़ी थी, पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था, एस्टर बॉन्डिंग पढ़ी थी, एंड यहाँ पे हिडन है दोनों के केस में आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्लियर बेटा? तो ये आपके, और फिर हमने डाइफॉस्फेट बॉन्ड पढ़ी थी, तो जो फॉस्फेटेज एंजाइम होगा वो फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, दो सुगर मॉलिक्यूल के बीच में जो फॉस्फेट बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए फॉस्फेटेज एंजाइम। फिर लाइसेस, लाइस कॉज कर रहा है डीकार्बोक्सिलेज, फ्यूमरेज, एल्डोलेज, अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप, इनके नेमिंग है। एग्जांपल जस्ट नोट डाउन करोगे। आइसोमर, आइसोमर, एपीमर, स्टेंसियो आइसोमर, ये सारे मैंने कई बार बोला टर्म, ये तुम लोगों को केमिस्ट्री में जब ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी वहां पे बहुत अच्छे से एक ज्योमेट्रिकल बेसिस पे है। एक लाइट के इंसिडेंस होने पे वो किधर रोटेशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली दोनों अरेंज, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर C6H12O6 है, लेकिन एक में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, इनका OH ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप सेम। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से वहां पे कवर करोगे। तो आइसोमेरिक फॉर्म मतलब आपका जो S होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और जो S डैश होगा उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जस्ट उनके बीच में रोटेशन हो। ठीक है, बॉन्ड्स के रोटेशन होंगे, चेंजेस होंगे। आइसोमर कन्वर्जन, कभी कभी क्या होता है एक आइसोमर आगे के रिएक्शन को नहीं कर सकता है, तो जस्ट वहां पे आइसोमेरेज एंजाइम आता है और उसके फॉर्म को चेंज कर दो। ठीक है, ये भी ग्लाइकोलिसिस में होता है, ये रिएक्शन वहां पे पढ़ेंगे। सिट्रिक आइसोमर बनता है क्रेब्स साइकिल में, वहां पे भी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट लाइगेजेस, एसाइल को एंजाइम। ठीक है, एसिटाइल को ए, एक एंजाइम होता है जो कि आपकी लाइगेज में, या सिंथेटेज बोल सकते हैं, ये वर्ड याद रखना, सिंथेटेज। लाइगेशन करने के लिए या सिंथेसिस करने के लिए ज्वाइनिंग में जो एंजाइम रोल प्ले कर रहे हैं उनको बोलेंगे लाइगेज एंजाइम। क्लियर? सिंथेटेज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड, 2 या 3 बार ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुकी है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो तो नोट डाउन कर लो। फिर आई थी कोफैक्टर की बात। अब कोफैक्टर को समझने के लिए मैंने बताया, एक हो गया सिंपल, ध्यान से सुनो, कल समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे, और हम बोल रहे हैं कि कोफैक्टर की थ्योरी जो होती है, एक्चुअली जो मेडिकल थ्योरी है वो थोड़ी अलग है, और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो अलग है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा अपने नॉलेज को यहाँ पे हाई नहीं करना, क्योंकि निट मानेगा एनसीईआरटी की लैंग्वेज को, निट मानेगा एनसीईआरटी के पॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखना है कि जो वहाँ इन्फॉर्मेशन दी है, जो वहाँ एग्जाम्पल है, अलॉन्ग विद अदर एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए हैं, तो आप नोट डाउन करो। ठीक है।
ना हम यहाँ पे राइबोजाइम को एक्सक्लूड कर चुके हैं। राइबोजाइम को छोड़ के सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है। सिर्फ एक प्रोटीन का फॉर्म या प्रोटीन के कंपोनेंट आपस में मिलके एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिंपल एंजाइम। क्लियर? सिर्फ प्रोटीन है वहां पे और वो एंजाइमेटिक कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, ऐसी कैटेगरी को बोलते हैं सिंपल एंजाइम। अब ये तुम्हारी वो कैटेगरी नहीं है। जो क्लासिफिकेशन हो गया वो डिफरेंट क्वेश्चन था। अगर हम सिर्फ क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ एंजाइम, देन देयर इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम, देयर इज राइबोजाइम एंड देयर इज कोफैक्टर एंजाइम। ठीक है? ऐसे एंजाइम जो सिर्फ अपने आप में कैटालिटिक प्रोटीन कंटेंट को कैरी कर रहे हैं उनको बोलेंगे प्रोटीनेशियस एंजाइम। बेटा मैं लिखना भूल जाती हूँ क्योंकि आधे से मतलब ज्यादा बच्चे यही है ना। चलो, एंजाइम तो मैंने बोला अगर हम स्ट्रक्चरली उनको उनके कंपोजिशन क्या उनकी मतलब अंदर उनके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करें तो सिंपल एंजाइम वो हो गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। सिंपल एंजाइम विच है प्रोटीनेशियस पार्ट। ठीक है? राइबोजाइम वो हो गया जिसमें आरएनए है। कैटालिटिक एंजाइम जिसमें आरएनए, ये अपने आप में एक अलग कैटेगरी है, इसको यहाँ पे मिक्स करना ही नहीं है बिल्कुल। अब एक आ गए आपके कोफैक्टर एंजाइम। ठीक है? मतलब ऐसे एंजाइम जिनके साथ कोफैक्टर कोई एडिशनल फैक्टर जब ज्वाइन होगा तभी वो एंजाइमेटिक कैटालिटिक एक्टिविटी करेंगे। तो दीज कोफैक्टर आर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? Non-proteinaceous part of an active enzyme is known as cofactor. Is it clear? एंजाइम एक्टिव तभी हुआ है जब वो कोफैक्टर से बाइंड किया है, लेकिन एंजाइम प्रोटीन क्या है? कोफैक्टर नॉन प्रोटीनेसिस है, वो प्रोटीन का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, ये नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट क्या क्या हो? ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये को एंजाइम्स हैं। को मतलब जो साथी है उसका एंजाइम का साथ देगा वो को एंजाइम। फिर ये मेटल है, मेटल है। ठीक है? कोफैक्टर कॉमन हो गया इन तीनों के लिए, ये तीनों ही क्या हो गए? कोफैक्टर है। ध्यान में ये रखना है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयंस ये एक ही ग्रुप। ठीक है? एनसीईआरटी में आपकी प्रोस्थेटिक ग्रुप को पूरा ऑर्गेनिक बोल दिया है, जबकि मेटल्स भी प्रोस्थेटिक ग्रुप का पार्ट है। तो अब ये जो ध्यान में रखना है वो तभी ध्यान में लाना है जब क्वेश्चन ही आपके सामने ऐसा आ जाए, विच इज द which is the among the following example which metal is behave as a prosthetic group with that particular enzyme. It means कि वो मेटलो प्रोटीन की या मेटलो एंजाइम की बात नहीं कर रहा है, उसने कंसीडर कर लिया है अपनी कहीं हायर बुक से, उसने रेफरेंस लिया है, एग्जामिनर जिसने भी क्वेश्चन बनाया है उसने वहां से ले लिया। तो नाउ यू हैव टू, ये नहीं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप में तो मेटल होते ही नहीं, क्वेश्चन गलत आ गया। ठीक है? इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया कि अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि वो मेटल्स जो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरफ, जो आपके को फैक्टर की तरफ वर्क कर रहे हैं, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंफॉर्मेशन को अप एंड डाउन करें। क्लियर? अब सिंपल एंजाइम क्या हो गए? दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन, तो हो गया सिंपल। एग्जाम्पल जो अभी आपने देखा, एमाइलेज, प्रोटीएज, यूरिएज, लाइपेज और कार्बोक्सिलेज, ये सब क्या हो गए आपके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए ग्रुप। ठीक है? कोई इनको एडिशनल सब्सटेंस नहीं चाहिए। अब एक टर्म याद रखना, एक्टिवेटर। अब इससे ज्यादा डिटेल में हम कल पढ़ा चुके हैं। ठीक है? एक्टिवेटर, एक्टिवेटर व्हेन मेटल एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी नहीं पूछा, आपको मेटल भी नहीं पूछा, आपको टर्म दिया है क्वेश्चन में एक्टिवेटर। एक्टिवेटर किस केस में कहते हैं? तो जो ब्रिज बन रहा है। ठीक है? जो ब्रिज बन रहा था, मेटल बीच में था, जैसे जैसे सपोज जिंक है, तो वो दोनों साइड एंजाइम के एक्टिव साइड्स और प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के साइड चेन से बाइंड कर रखा है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं उस मेटल को? मेटल एंजाइम से बाइंड कर रखा है, मेटल सबस्ट्रेट से बाइंड कर रखा है, तो दैट मेटल इज नोन एज एक्टिवेटर। क्लियर? ये ड्रॉ कर लोगे तो नहीं भूलोगे, ये बनना चाहिए था। The separation of enzymes from its metal, complete loss of activity. अगर मेटलो एंजाइम है, इट इज अ काइंड ऑफ मेटलो एंजाइम, एक
एंजाइम जो मेटल के ज्वाइंट होने पे ही एक्टिविटी को शो कर रहा है, दैट इज नोन एज मेटलो एंजाइम। अगर एंजाइम माइनस मेटल कर दिया, एंजाइम माइनस मेटल, इट कन्वर्टेड टू इनएक्टिवेटेड एंजाइम। इज इट क्लियर? ठीक है। और एंजाइम और मेटल प्लस, मतलब एंजाइम मेटल प्लस कर दिया और ईएम जब बन रखा है तो वो क्या है? एक्टिवेटेड फॉर्म है एंजाइम का, एक्टिव एंजाइम। और पहले ही क्लास में मैंने ऑनलाइन क्लासेस जब चलती थी तभी बोला था कि हर चीज की, हर थ्योरी को इस तरीके से फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो, सब तैयार रहेगा, टिप पे रहेंगी चीजें। तोड़ना सीखो, बायो में तोड़ना सीखो, जो वर्ड आ गया तुम्हारे सामने सामने उसको तोड़ दो। ठीक है बच्चा? क्या पूछ रही थी मैंने? बीच में ब्रिज। ठीक है, ब्रिज केस लिख लो, ब्रिज केस। या इसको कोऑर्डिनेशन एंजाइम्स भी बोल, कोऑर्डिनेशन एंजाइम। क्लियर है बेटा? ईशा, केतकी, रोहिणी, क्लियर है? अब यही देख लो, तुम कुछ एंजाइम नोट डाउन कर लो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिले होंगे कि उसमें मेटल क्या प्रेजेंट है। तो इम्पोर्टेंट मेटल एंजाइम, इम्पोर्टेंट एंजाइम जिसके साथ मेटल बाइंड होना चाहिए। एटीपीएस बिना सोडियम के एक्टिविटी नहीं करता, इसलिए हमारे मेम्ब्रेन पे बहुत इंपॉर्टेंट पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। हमारे नर्वस सिस्टम को फंक्शन करने के लिए सोडियम आयन का कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, मस्कुलर के लिए कैल्शियम आयन चाहिए। तो ये जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन, वो अकेले नहीं काम करते, वो जाके इंटरनली एक्सटर्नली, या तो इंट्रा सेलुलर या तो एक्स्ट्रा सेलुलर, वो कहीं पे प्रेजेंट किसी एंजाइम से बाइंड करके अपनी एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो एटीपीज, एटीपीज बहुत बार सुन चुके हो, एटीपी की सिंथेसिस या एटीपी का ब्रेकडाउन। ठीक है, एडीपी प्लस पीआई, बहुत बार आएगा ये रिएक्शन, फिजियोलॉजी में आता ही रहेगा। एटीपी फॉर्म करता है, एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो एडीपी प्लस पीआई को फॉर्म करता है। क्लियर? ये रिएक्शन, जो ग्रुप ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले एंजाइम है, उनको कलेक्टिवली एटीपेज कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको एटीपेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ये सारे रिएक्शन तब वहां पे बात। तो ये एटीपेज एंजाइम एक तरीके से मेटलो एंजाइम है, और वो मेटल कौन सा है, वो मॉलिक्यूल, वो एलिमेंट कौन है जिससे वो बाइंड करेगा? वो सोडियम प्लस। और एक चीज ध्यान में रखना, ये सभी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। नोट डाउन कर लेना ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो मेटल्स हैं, जो आयंस हैं, ये हमेशा आयन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सोडियम सोडियम के फॉर्म में नहीं होगा, आयनिक फॉर्म में होगा, तभी वो रिएक्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पोलैरिटी डेवलप होगी। ठीक है, एक तरफ प्लस 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 चार्ज है, तो दूसरी तरफ निगेटिव 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 चार्ज। ठीक है, नर्व इम्पल्स भी इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना, ये सारी चीजें काम आएंगी बायोलॉजी में भी आगे। ठीक है, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ना, ये सब ऐसे हैं जो तुम्हें डिजीज और आगे एमबीबीएस में हेल्प करेंगे समझ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस एंजाइम को फंक्शन करने के लिए जिंक आयन चाहिए होता है। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, उसको भी फंक्शन के लिए जिंक आयन चाहिए होता है। ठीक है, मैग्नीज आयन पेप्टाइडेज एंड डीकार्बोक्सिलेज के लिए मैग्नीज आयन चाहिए होता है। मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज के साथ बाइंड करता है। फेरस आयन कैटालेज एंड एकोनेटेज के साथ बाइंड करता है। अब एक चीज ध्यान में रखना, Fe प्लस 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 होगा तो फेरिक होता है। ठीक है, Fe प्लस प्लस होता है तो फेरस होता है। कई जगह आता रहेगा ये, फेरस फेरिक क्यूप्रस क्यूप्रिक, बायो में भी आएगा, रिएक्शंस में आएगा। ठीक है, फिर एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है जिसमें कॉपर से बाइंडिंग करेगा तभी वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो दीज आर एंजाइम एंड दीज आर द कोफैक्टर।
ठीक, जब ये इससे बाइंड करेगा, ये प्रेजेंट होगा, तभी ये एक्टिव होगा। किसी कहानी, ठीक है, तो दिस इज टाइप ऑफ। फिर आपका मैग्नीशियम आयन, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फेटेज एंड जो मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है रुबिस्को, पहले भी आ चुका है नाम, ठीक है, उसके बाइंडिंग के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है। तो जब डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ोगे तो इन्हीं आयन की डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीज होती है। ठीक, थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन आ गई उसको ध्यान में रखो। इनको क्या कह सकते हैं हम कलेक्टिवली? कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और होलो एंजाइम। अब ये टर्म ध्यान में, होलो एंजाइम इज व्हाट? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्ट, दिस इज होलो एंजाइम। क्लियर, कंप्लीट। एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीनेसियस पार्ट एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब कोफैक्टर में आपका कोएंजाइम या मेटल्स हो सकते हैं, वो सारी चीज जिससे वो बाइंड करके फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर इज होलो एंजाइम। तो कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जो शुरू में हम एक फ्लो चार्ट बनाए उसमें कोफैक्टर ऐसे लिखे, कोफैक्टर एंजाइम, उसको तुम होलो एंजाइम भी लिख सकते। ठीक है, मतलब ये सिंगल प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ प्रोटीन नहीं है यहाँ। A large number of enzymes require an additional non-protein part. The protein part of this enzyme is called apoenzyme and non-protein part is called as cofactor. The complete enzyme protein plus part plus non-protein is called holoenzyme. इतना स्टेप बाय स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे लिख लो, प्रोटीन प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर के ब्रैकेट में अब आपके बैकग्राउंड की पूरी नॉलेज चलनी चाहिए कि दीज आर नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट, कलेक्टिवली दे फॉर्म होलोएंजाइम। हो गई इस पेज की नोट्स प्रिपेयर। क्यों लिखना है लाइन बाय लाइन लिखना? मतलब तुम कॉपी करते चल रहे हो, दिमाग ही नहीं लगा रहे। तो दीज आर कॉन्जुगेटेड, कॉम्प्लेक्स, पहले भी आया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल प्रोटीन तो होते नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में फिर अलग अलग चेन वाली बात आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से हम जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट है। तो यहाँ एंजाइम के फॉर्म में क्या था? जब तक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, सिंपल एंजाइम है, जब उसमें नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट आ गया तो वो आपका होलो एंजाइम या पूरा आपका कोफैक्टर वाले एंजाइम होलो एंजाइम में कन्वर्ट। इज इट क्लियर? एक तरीके से कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स बनते हैं। अब कोई डाउट यहाँ से? किसी को कोई डाउट? आप कुछ कोएंजाइम के बेटा ये सारे आप नोट्स में लिख लोगे, इसके नोट्स बना लोगे, क्योंकि ये फिजियोलॉजी में हर जगह कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग एंजाइम, मैं बोलूंगी कि वाटर की स्प्लिटिंग हुई, एच प्लस आयन डोनेट हो रहा है, एच प्लस आयन जाके बाइंड कर रहा है, वहां पे आपको कौन से एंजाइम आएंगे? ये एंजाइम के एग्जांपल याद होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब है तो उसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं को एंजाइम, ठीक है, और मेटल है तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक। लेकिन आपके इसमें दिया हुआ है कि मेटल प्रोस्थेटिक को ऑर्गेनिक टाइटली बाउंड को प्रोस्थेटिक दिया है, एंड ऑर्गेनिक लूजली बाउंड को कोएंजाइम का है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो ध्यान में रखो। तो ये तो एक अलग कैटेगरी ऑफ कोएंजाइम हो गया, मतलब ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक है, इसमें किसी मेटल की बात नहीं होने जा रही है। क्लियर? ये ऑर्गेनिक है। इनके 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 साइड चेन में हो सकता है कि फिर से ये कोई सोडियम कंपोनेंट हो, कोई आयरन कंपोनेंट हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट ओवरऑल ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, एफएडी, एफएमएन, लिपोइक एसिड, यूबिक्विन, ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपके आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, फिर देंगे, रिसीव करेंगे, देंगे, इस तरीके से ये आगे ट्रांसफर। क्या बता रहे थे हम? अब आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को फैक्टर को डिवाइड करना है। फर्स्ट प्रोस्थेटिक, क्या हो गया ये? टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकेंड कोएंजाइम, लूजली बाउंड, जब रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्शन वो बाइंड करेंगे और फिर रिलीज हो जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? लूजली बाउंड एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देन दे आर कोएंजाइम। फिर
मेटल, मेटल जब भी होंगे टाइटली बॉन्ड होंगे, टाइटली बॉन्ड किसके साथ, एंजाइम के साथ, और किसी किसी केस में जब ब्रीच है वो तो सबस्ट्रेट के साथ, ठीक। और ये ऑर्गेनिक तो होगा नहीं, मेटल है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लोगे, बस इतनी इन्फॉर्मेशन, और जो जो एग्जांपल दिया है वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और एडिशनल ये जो हमने चार्ट दे दिया इससे ज्यादा कहीं कुछ पूछेगा नहीं। बाकी कोई पूछा जाएगा तो जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप सामने आएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि व्हाट इज कोएंजाइम ए एंड व्हाट इज कोएंजाइम कोएंजाइम 1 एंड कोएंजाइम 2। ठीक है, तो NAD इज कोएंजाइम 1 फर्स्ट एंड NADP इज कोएंजाइम 2, ये ध्यान में रखो। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन, अभी ज्यादा बात करने का मतलब, कौन सिंथेसिस करता है, कौन ब्रेकेज करता है, वो सब आगे आएगा तब जानते हैं। नाउ ग्रुप ट्रांसफरिंग कोएंजाइम, इसमें कोएंजाइम ए वहाँ एग्जांपल में भी था। ठीक है, कोएंजाइम SH SAI ग्रुप से जो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होते हैं उनको कैरी करते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक, दिस इज इम्पोर्टेंट। जो आपकी लिंक रिएक्शन होती है ना, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक गेटवे रिएक्शन होती है, वहां ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोएंजाइम ए वहां पे आएगा, इंपॉर्टेंट रोल वहां पे फंक्शन देखना पड़ेगा। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इज अमाइनो ग्रुप कैरियर, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। इट इज डेरिवेटेड ऑफ विटामिन B6, और विटामिन B6 का जनरल नेम होता है, मतलब साइंटिफिक नेम होता है पायरिडॉक्सिल। बायोटीन कोएंजाइम आर कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर, थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP बोलते हैं शॉर्ट में, कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर है। कोएंजाइम F टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, कैरियर ऑफ वन कार्बन कंपाउंड ATP, एक्ट एज ए कैरियर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। सभी कहीं ना कहीं आते जाएंगे, तो एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ये सब नोट्स में ऐड कर लोगे। ठीक है, ये तो हो गया एंड चैप्टर का। अब रह गया है कुछ अपने पास एनसीईआरटी बेस्ड। कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल, और कल 2 बजे बायोमोलिक्यूल का रिवीजन लेक्चर रहेगा, और 17th को टेस्ट रहेगा। इज इट विजिबल बेटा, PDF दिख रही है? नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग बता दिया था, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, ये चल। ठीक है, what we have learned till now is that living organism, be it a simple bacterial cell, a protozoan, a plant or an animal cell, contain thousands of organic compounds, जिनको हम collectively क्या बोल रहे हैं, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, it can be micromolecule, it can be macromolecule. These compounds are biomolecules, are present in
certain concentration expressed as mole per cell और moles per liter. ठीक है, मोलर मोलर कैलकुलेशन, ये सारे केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन होंगे और टफ दिखते हैं लेकिन बहुत चुटकी में सॉल्व होते हैं और उस पर कमांड बना ले. ठीक है, मोल चैप्टर मोलर चैप्टर ऐसे क्वेश्चन, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ये वाले क्वेश्चन बस दिखने में टफ लगते हैं. ठीक, एक बार वो समझ में आते हैं तो वो आपको नंबर नंबर गेन करने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, फटाफट से सॉल्व. एक्सप्रेस्ड एज मोल पर सेल और मोल्स पर लीटर, ध्यान में रखोगे ये एमसीक्यू. दिस इज एमसीक्यू. One of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover. हर एक बायोमोलिक्यूल का कैसे फंक्शन हो रहा है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है. जैसे एंजाइम के केस में हमने देखा कि कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज टर्नओवर नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम. और टर्नओवर नंबर वो उस प्रोडक्ट के लिए भी हो गया. ठीक है, उसी तरीके से कितना कौन सा बायोमोलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, किस रेट पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसको उस पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में उसका टर्नओवर. क्लियर? ठीक है, इस टर्नओवर नंबर को एंजाइम के साथ कंफ्यूज नहीं करो. एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन में टर्नओवर नंबर क्या है? एंजाइम की एक्टिविटी की वो कितने कम टाइम में कितने मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट. ठीक है बेटा. दिस मीन्स दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल. और हर एक बायोमोलिक्यूल किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है, उनके कंपोजिशन से ही वो फिर किसी प्रिमिटिव बायोमोलिक्यूल बोल देते हैं इसको, और फिर इसके साथ वो कन्वर्ट होके फाइनल बायोमोलिक्यूल किसी एक स्टेबल प्रोडक्ट में बन जाए. मतलब ये बायोमोलिक्यूल पूरा इंटर कन्वर्जन है. जैसे हमने इनिशियली बोला था कि अपनी बॉडी पूरी बनी हुई है बायोमोलिक्यूल से, और अपने बॉडी की हर एक सेल बना भी रही है बायोमोलिक्यूल. तो दोनों स्टेटमेंट वाइस वर्सा है. क्लियर? This means that they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecule. समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट? This statement is again MCQ. assertion reason में ये पूछा जाता है. ठीक है, अब assertion reason नहीं है तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए नीचे ऑप्शन देंगे और पूछेंगे फाइंड द इनकरेक्ट वन. करेक्ट वन फाइंड करना इजी होता है बेटा बायो. इनकरेक्ट वन में चार में घूम जाता है दिमाग जब तक आपको क्लैरिटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेगी. और किसको एलिमिनेट करना है. इनकरेक्ट भी समहाउ करेक्ट की ही तरह दिखेगा लेकिन वो किसी पॉइंट से एलिमिनेट हो रहा हो. ठीक है, तो दिस मीन्स दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. दिस breaking and making is through chemical reaction constantly occurring in living organisms. Together, all these chemical reactions are called metabolism. Clear? मेटाबॉलिज्म में क्या हो गया? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. कई बार पढ़ चुके हो जी. Each of the metabolic reaction result in the formation of biomolecule. बायोमोलिक्यूल से ही बन रहे हैं, बायोमोलिक्यूल को ही तोड़ रहे हैं, और एज ए रिजल्टेंट हर मेटाबॉलिक रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट क्या है? एक बायोमोलिक्यूल. ये जो तुमने देख लिया, सोडियम देख लिया, ये जिंक देख लिया, ये कॉपर देख लिया, ये सारे अपने बॉडी में फॉर्म नहीं हो रहे. ये जो आप मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन बोलते हो ना, न्यूट्रिटिव डाइट, उसमें फाइबर चाहिए, उसमें मिनरल्स चाहिए, उसमें विटामिन चाहिए, उसमें न्यूट्रिटिव ये सॉल्ट कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो हमें उसके थ्रू पहुंच रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर. क्लियर? लेकिन हमारे सेल की कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जो अंदर सोडियम को जनरेट कर दे या अंदर जिंक को फॉर्म कर रही. तो जो सारे रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स, एंड ऑल मेटाबोलाइट्स आर द बायोमोलिक्यूल. इज इट क्लियर? Each of the metabolic reaction result in the transformation of biomolecule. A few examples of such metabolic transformation are removal of carbon dioxide from amino acid, making an amino acid into an amine. Again इसको निकाल लो. ठीक है, ये MCQ हो गया. Removal of carbon dioxide from CO2 molecule from amino acid. कहाँ पे है? COOH. यहाँ से CO को निकाल दिया. Is it clear? Makes an amino acid into an amine. Amine group में convert हो जाएगा. Removal of amino group in a nucleotide base. Hydrolysis of a glycosidic bond in a disaccharide. ये सभी क्या है? एक तरीके के सब metabolic reactions चल रहे हैं.
ठीक है, जहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है वो सब कैटाबोलिक हो गया। जहाँ पे अभी इसी को उल्टा बोल दे कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सैकराइड्स, तो वो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स मैकेनिज्म भी हो जाएगा। We can list 10 and thousands of such examples. Majority of these metabolic reactions do not occur in isolation, but are always linked to some other reaction. ज्यादातर जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जब मैंने बोला कि कोई भी ऐसा पाथवे बहुत आपको जैसे कहते हैं ना कंडीशन अप्लाई, उस तरीके की कंडीशन ही अप्लाई आप करोगे कि इतना सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, इतने अमाउंट एंजाइम प्रेजेंट है, बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है वो कहीं और ना पार्टिसिपेट करे, ये सारी टर्म एंड कंडीशन आप दोगे तब एक पर्टिकुलर पाथवे में आप दे सकते हो कि ये पाथवे ए से शुरू होकर जेड तक गया। अदरवाइज बीच में बी सी डी कोई भी घूमने चला गया तो वो पाथवे जेड तक जाएगा ही। समझ रहे हो? इस तरीके के कई पाथवे होते हैं और कई पाथवे नहीं भी होते। किसी में इंटरमीडिएट स्टेबल ही नहीं है, वो किसी दूसरे रिएक्शन में जा नहीं सकता, तो उस केस में ये नहीं होगा। क्लियर? जैसे कल हम लोगों ने देखा था हेक्सोकाइनेसिस, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटरमीडिएट भी है और इंटरमीडिएट स्टेबल भी है, तो वो किसी और पाथवे में भी जा सकता है। ठीक है, और वो सेम पाथवे को फॉलो करके पायरुविक एसिड को भी फॉर्म कर सकता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस को कन्वर्ट भी कर सकता है। ठीक है, ग्लाइको लाइसिस भी कर सकता है, रिवर्स रिएक्शन भी चलता है। फिर एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, किसी अदर सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। बताएंगे धीरे धीरे आएगा। तो मीन्स मल्टीपल रिएक्शंस चल रहे हैं, उसमें एक डायरेक्शन में चलने के लिए आपके पास कंडीशन ये है कि इंटरमीडिएट या तो अनस्टेबल हो, और स्टेबल है तो वो किसी दूसरे रिएक्शन पाथवे में न जाए। क्लियर पिक्चर? कहाँ थे? मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन। कोई मेजॉरिटी ऐसा कोई मतलब थंब रूल नहीं है कि कोई रिएक्शन आइसोलेशन में नहीं चल रहा है, लेकिन मेजॉरिटी आपस में इंटरकनेक्टेड रिएक्शन, बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शंस। इन अदर वर्ड्स, metabolites are converted into each other in a series of linked reaction called the metabolic pathway। जो हम लोगों ने देखा हुआ था एंजाइमेटिक रिएक्शन में, इंटरमीडिएट 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 एंड देन पाथवे। ग्लाइकोलिसिस का भी एग्जांपल आया था कि 10 स्टेप प्रोसेस है, 10 एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है, तो बीच में सभी उस रिएक्शन के लिए, उस पाथवे के लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया। एंड ग्लूकोज एंड पायरुविक एसिड, ग्लूकोज इज इनिशियल सबस्ट्रेट एंड पायरुविक एसिड इज एंड प्रोडक्ट। अब पायरुविक एसिड आगे जाके लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जा सकता है, फर्मेंटेशन में जा सकता है, एंड आपका एरोबिक रेस्पिरेशन जो आप पढ़ रहे हो, सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे हो, उसमें भी जा सकते। ठीक है, तो इंटरलिंक्ड होते हैं कई सारे लिंक रिएक्शन, एंड देन कंबाइन करके एक हम पूरा मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ते हैं। These metabolic pathways are similar to the automobile traffic in a city। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे को कैसे कंपैरिजन किया, ये एमसीक्यू बन सकता है। अगेन इस लाइन को समझो, वही चीज है जैसे हम कहें कि हम यहाँ से निकले, अब यहाँ के तो चौराहे याद नहीं हमें, ये शायद वीर सावरकर चौराहा है ना, फाटक के जस्ट आगे वाले। जस्ट हम इमेजिन कर लेते हैं, हम घर से निकले, घर से निकल के एक चौराहा आ गया। ठीक, अब इससे हमें चौराहा मतलब 4 रास्ते, ठीक है, स्क्वायर। इससे हमें जाना है किसी इस जगह पे, यहाँ पे ट्रैफिक है, सपोज ये राम मंदिर हमें जाना है, राम मंदिर के ये वाले रास्ते में तो पूरा मार्केट मार्केट है, और इधर से तिलक रोड से जाके अगर हमने ये वाला रूट लिया, फवाड़ा बाजार से होते हुए हम यहाँ पहुंचे, तो यहाँ हमें कम ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम राम मंदिर जल्दी पहुंच जाए और बीच में शायद नहीं पहुंचे, तो ये 2 रास्ते हो। इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, अब वो ट्रैफिक सिग्नल की तरह वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, बट डायरेक्शन